अच्छा, आज हमने जो है वो सेट्स और वेन डायग्राम्स का नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करना है, ठीक है। तो कुछ सिंबल्स हैं सेट्स के लिए जो आपने पहले से याद रखने होते हैं। अच्छा, सेट्स को ना हम 2 दिन में करेंगे। आज हम करेंगे बेसिक सेट्स आपका, ठीक है, और साथ में उन बेसिक सेट्स के साथ जो वेन डायग्राम्स वाले क्वेश्चन आते हैं वो करेंगे। कल हम करेंगे सेट्स के जो वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, उनमें कोई 2-3 तरह के क्वेश्चन हैं जो आपको पता होने चाहिए, वो बहुत ही रेयर है, बट आपको पता होने चाहिए। और साथ में हम वेन डायग्राम्स की शेडिंग करेंगे, वो भी कल ही, ठीक है। अच्छा, अब पहला सिंबल जो आपको पता होना चाहिए, ये थोड़ा सा इस तरह का सिंबल उन्होंने लिखा होता है, दैट वुड मीन यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है कि वो आपके पूरे क्वेश्चन के लिए आपका पेरेंट सेट है, विच मीन्स आपकी कोई भी वैल्यू इन द अपकमिंग सेट्स वो इस वैल्यू से बाहर एक्सीड नहीं कर सकती, ठीक है। अगर उन्होंने कह दिया कि पहले 10 नंबर्स, तो पहले 10 नंबर्स ही रहेंगे, उसके बाद अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। किसी भी सेट को अगर आपने लिखना हो, तो दिस इज द पैटर्न दैट यू यूज। आपके हर वैल्यू को आप कॉमा से सेपरेट करते हो, ठीक है। एक तो ये चीज, दूसरी पैरेंथेसिस में लिखते हो, सॉरी कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हो जो मैंने लिखी हुई है, ठीक है। थर्ड चीज, रेपिटेशन अलाउड नहीं होती सेट्स में, ठीक है। चौथी चीज, ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप 6-5 लिखो, आप 5-6 लिखो, आप 3 पहले लिखो, आप 1 पहले लिखो, ऑर्डर मैटर नहीं करता। बट आपके एलिमेंट्स जो हैं वो यूनिक होने चाहिए। बोलो क्या कह रहे थे, पहली दफा छोड़। अच्छा, उसके बाद एक और सिंबल है जो एग्जामिनर बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, दैट इज एन, ब्रैकेट द नेम ऑफ द सेट, ठीक है। अब एन का मतलब क्या है, काउंट ऑफ दोज एलिमेंट्स, ठीक है। और आपके सिलेबस में जो एन है वो 2 टाइप्स के हैं। एक दफा एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको काउंट करना पड़ता है ऑन योर फिंगर टिप्स। दूसरी दफा आपको वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको सम करना पड़ता है। आप सम कब करते हो और काउंट कब करते हो, दैट इज द ओनली डिफरेंस यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। काउंट आपने तब करना है जब आपके पास नंबर्स जो हैं वो बिल्कुल ही मीनिंगलेस नंबर्स हैं, ठीक है। व्हाट डू वी मीन बाय मीनिंगलेस नंबर्स, के उनकी कोई रियल लाइफ एसोसिएशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं 1 2 3 4 5, ये कोई नंबर 1 2 3 4 किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। तो अगर मैं इस केस में आपसे काउंट पूछता हूं तो आप फिंगर टिप्स पे काउंट करके बता देंगे कि सर इतने नंबर बन रहे हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं आपको कहूं कि ये जो 1 2 3 4 5 है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं या बास्केटबॉल खेलते हैं, तो इस केस में इन सारे नंबर्स की अपनी एक एसेंस है। तो उस केस में अगर मैं आपसे काउंट पूछूंगा तो आपको वैल्यू सम करके देनी होगी, आप काउंट करके नहीं दे सकते, ठीक है। क्योंकि 4 का मतलब यहां पर 4 नहीं है, 4 का मतलब यहां पर 4 बच्चे हैं जो हॉकी खेल रहे हैं। तो आपको इस केस में आपने जब सम करना है, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपका क्वेश्चन जो है वहां पर रियल लाइफ सिनेरियोज की बात कर रहा है इंस्टेड ऑफ मीनिंगलेस नंबर्स, ठीक है। ये थोड़ी सी डिफरेंस है, इसमें जरूर समझिएगा। अदरवाइज ये बच्चे छोटी सी गलती है बिला वजह हो जाती है और 1 मार्क आपका कट जाता है। नेक्स्ट आपका सिंबल है यूनियन का, ठीक है। यूनियन का थोड़ा सा सिंबल मैंने यू ही बना दिया, बिल्कुल यू की तरह का नहीं होता, सिंपल प्लेन यू होता है, उसके साथ डंडा नहीं होता उसका। यूनियन का मतलब है कंबाइन ऑल, विच मींस अगर यूनियन कभी भी 2 सेट्स के दरमियान में आ जाए, 3 के दरमियान में आ जाए, 4 के दरमियान में आ जाए, तो यूनियन का मतलब क्या है कि आप सारे सेट्स को कंबाइन करके लिखते हैं, विच मीन्स उनके जितने भी एलिमेंट्स हैं आप सबको कंबाइन करके लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे यहां पर बैठे हैं, कुछ बच्चे दूसरी क्लास में बैठे हैं, अगर मैं कहूं कि यूनियन निकाल दो, तो मैं सारे बच्चों को कंबाइन कर दूंगा, ठीक है। एंड ड्यूरिंग कंबाइनिंग ऑल द वैल्यूज, रेपिटेशन अलाउड नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो सेट की रिक्वायरमेंट है। क्या, ये सिंबल सारे इसी चैप्टर से रिलेटेड है, इसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे। अगर सिंबल्स नहीं पढ़ा ना तो चैप्टर नहीं पढ़ सकते ना, सेट्स का चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला सिंबल है इंटरसेक्शन का, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है ओनली द कॉमन वैल्यूज, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा है। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा मैथ्स पढ़ रहा है, कोई बच्चा बिजनेस भी पढ़ रहा है, और मैं आपसे कहूं कि आप मुझे कॉमन बच्चे बता दें, तो आप देख लेंगे कि कौन से 2 बच्चे हैं जो, या 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं जो बिजनेस और मैथ्स दोनों पढ़ रहे हैं, वो आप इसमें स्टेट कर देंगे, ठीक है। आपका अगला सिंबल होता है कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट के सिंबल के लिए ऊपर एक छोटी सी डैश लगाई होती है, ठीक है। इस डैश से जो है वो कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट होता है, और इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने ए के ऊपर लगाया हुआ है, तो दिस कॉम्प्लीमेंट वुड मीन कि आप ए को माइनस कर दो अपने यूनिवर्सल सेट में से, ठीक है। अब यहां पर माइनस करने का मतलब वो मैथ वाला माइनस नहीं है कि आप एक्चुअली बैठ के नंबर सब ट्रैक करने लग जाए।
माइनस का मतलब यह है कि आप ए को बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर कर दो एंड एवरीथिंग एल्स जो भी आपके यूनिवर्सल सेट में बनता है। ठीक है, आगे एग्जांपल से आपको बेहतर पता लग जाएगा। उसके बाद आपका एम्प्टी सेट का एक सिंबल होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट का मतलब क्या है कि आपके उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं कि इस एकेडमी में कौन सा बच्चा है जो सोशियोलॉजी पढ़ता है। ठीक है, तो आप जाके देखो तो कोई बच्चा है ही नहीं जो सोशियोलॉजी पढ़ता है, तो उसका सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। अब एम्प्टी सेट के दो सिंबल्स यूज होते हैं, एक बिल्कुल ही एम्प्टी करली ब्रैकेट्स, अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ। दूसरा ये वाला सिंबल है जिसको हम रीड करते हैं एज 5। ठीक है, ये ग्रीक सिंबल है, जीरो के ऊपर डैश लगी होती है, इसको हम रीड करते हैं 5। उसके बाद आपका अगला सिंबल आ जाता है, अंदर आपको सिर्फ सिंबल दिए जाएंगे ना वो। हाँ आपको उन्हीं से रिलेट करना है कि वो एक्चुअल में क्या करवाना चाह रहे हैं। आपको सारे याद करने हैं। ठीक है, याद क्या करने हैं मतलब अभी पता लग जाएगा, 5-6 क्वेश्चन करोगे पता लग जाएगा क्या हो रहा है। उसके बाद ये ई जैसा सिंबल है। ठीक है, ये बिल्कुल ई नहीं है, ई के दरमियान में सारी स्टिक्स कनेक्टेड होती हैं, यहां पर कनेक्टेड नहीं है, डिसजॉइंटेड है। इस ई का मतलब है बिलोंग्स टू। ये वाली जो सिंबल है ये स्पेसिफिकली एलिमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, मैंने पहले भी वर्ड एलिमेंट यूज किया था, किसी ने पूछा ही नहीं कि सर एलिमेंट क्या होते हैं। ये जो मैंने ऊपर एक सेट बनाया हुआ है, सेट के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन्हें हम ऑफिशियल लैंग्वेज में एलिमेंट कहते हैं। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 है, ये इस सेट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अगर आप देखो आपके सामने 1 भी एलिमेंट है, 2 भी एलिमेंट है, 3 भी है, 6 भी है, 5 भी है। तो अगर मैंने किसी को भी एमबीएस को बताना है, मैं उसको सारे सेट नहीं बताना चाहता, ठीक है, कोई खुफिया इंफॉर्मेशन है मेरे पास, मैं कहूंगा यार एमबीएस मेरे पास एक सेट है, 3 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो एमबीएस समझ जाएगा भाई मेरे पास एक सेट है इसके अंदर 3 आता है। ठीक है, अब मेरे सेट के अंदर 4 नहीं था, तो अगर मैंने 4 की इंफॉर्मेशन एमबीएस को देनी होगी तो मैं कहूंगा 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब अगर तो इंग्लिश का पेपर होता तो मैं अंग्रेजी में लिखता डज नॉट बिलोंग टू। मैथ का पेपर है तो मैं सिंबल में लिखूंगा डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू की सिंबल क्या है, ई को डैश लगा दो तो डज नॉट बिलोंग टू हो जाएगा। ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि सिंबल्स आपको यूज नहीं करने होते, सिंबल एग्जामिनर आपके लिए देता है, आपको सिर्फ उन्हें डीकोड करना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो है ये न्यू एडिशन है आपके सिलेबस में, पिछले साल से पिछले साल हुई है, एंड दिस कुड बी क्रूशियल। ठीक है, अभी उन्होंने इस साल टेस्ट नहीं की थी एज सच। सबसेट की सिंबल पहले से ही होती थी आपके सिलेबस में, बट सबसेट की डिफरेंशिएशन नहीं होती थी, मतलब टाइप्स इंक्लूडेड नहीं थी। ठीक है, अब उन्होंने टाइप्स भी इंक्लूड कर दी हैं। सबसेट की दो टाइप्स होती हैं, एक प्रॉपर सबसेट और एक इम्प्रॉपर सबसेट। वैसे तो अगर आप सबसेट की ऑफिशियल लैंग्वेज देखना चाहें इम्प्रॉपर की, तो आप डेफिनेशन में देखेंगे उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की हुई है, प्रॉपर्टीज की बात की हुई है, लेकिन हमारा सिलेबस इतनी कॉम्प्लेक्स चीजों की बात नहीं करता। हमारे सिलेबस के लिए क्या है, सबसेट होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास एक सेट है ए विच इज 1 2 3, और मेरे पास एक सेट है बी विच इज 1 2 3 4। मेरे पास एक सेट है सी विच इज 1 2 5, और मेरे पास एक सेट है डी विच इज 1 2 3। ठीक है, अब पहले तो आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा सबसेट है, कौन सा सबसेट नहीं है। ठीक है, और मेरे ख्याल है नाम बहुत ही क्लियर है। सबसेट का मतलब क्या होगा कि बड़े सेट का छोटा सा पार्ट। ठीक है, अब बड़े सेट का छोटा सा पार्ट, फॉर एग्जांपल आप लोग जो है वो एक फैमिली ट्री के मेंबर हो। ठीक है, आपका कजन जरूर है लेकिन वो आपकी फैमिली मेंबर की ट्री में नहीं आता। ठीक है, सिमिलरली अगर आपका कोई भी एलिमेंट आउट ऑफ ऑप्शन है तो आप उसको सबसेट कंसिडर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहां पर ए बी का सबसेट है, डी बी का सबसेट है। क्यों, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स डी के और ए के बी के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो ए भी सबसेट है बी का, डी भी सबसेट है बी का। बट आपका जो सी है, ए के क्या एलिमेंट्स है, 1 2 3, बी के पास क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है, तो बी, ए भी सबसेट है बी का और डी भी सबसेट है बी का। ठीक है, दोनों, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट्स अगले बंदे के पास अवेलेबल है। ठीक है, सी आपका सबसेट नहीं है, तो अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो मैं कहूंगा कि सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अगेन अगर इंग्लिश का पेपर होता तो मैं सेंटेंस में लिखता, मैथ का पेपर है मैं सिंबल्स के साथ लिखूंगा। ठीक है, सिमिलरली अब आपको
आपने सबसेट आइडेंटिफाई कर लिया, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन अब सिंस आपके पास थोड़ी सी सिलेबस चेंज आई है, तो एग्जामिनर आपसे ये नहीं कह सकता कि आप सबसेट करें। एग्जामिनर शायद आपसे ये कह दे कि आप प्रॉपर आइडेंटिफाई करें या इम्प्रॉपर आइडेंटिफाई करें, ठीक है। अब आप प्रॉपर और इम्प्रॉपर कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आपका ए जो है इज नॉट इक्वल टू बी, ऐसे ए और बी दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो दिस वुड मीन कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ए और बी दोनों एग्जैक्टली इक्वल हैं, तो दैट वुड मीन कि ए इम्प्रॉपर सबसेट है डी का। सिंपल अगर मैं करूं, अगर आपके दोनों सेट इक्वल हैं तो वो इम्प्रॉपर सबसेट होंगे, अगर वो इक्वल नहीं है तो वो प्रॉपर सबसेट होंगे। सिंपल, इतनी सी डिफरेंस है दोनों में। और सिंबल में प्लीज डिफरेंस जरूर याद रखिएगा, एक में नीचे डैश नहीं लगी हुई और एक में नीचे डैश लगी हुई है। इम्प्रॉपर के केस में नीचे डैश है, प्रॉपर के केस में नीचे डैश नहीं है। प्रॉपर के केस में इक्वल नहीं होने चाहिए, इम्प्रॉपर के केस में इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो वो इम्प्रॉपर नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा, अब आपके ये सारे सिंबल्स हो गए। इसके बाद आपके पास सेट्स की टाइप्स आती हैं। देर आर इन टोटल ऑफ 3 टाइप्स, जिसमें एग्जामिनर आपको क्वेश्चन डिलीवर कर सकता है और आपसे वापस आंसर भी मांग सकता है, ठीक है। द फर्स्ट टाइप इज दिस वन विच इज अ सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है। इसको सेट बिल्डर नोटेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरा सेट आपको क्लैरिफाई नहीं कर रहा, ये सिर्फ आपको ये बता रहा है कि भाई सेट की ये चीजें हैं, आप खुद से बिल्ड कर सकते हैं, तो आप बिल्ड कर लें। ये टाइप कभी भी एग्जामिनर आपसे नहीं बनवाता। एग्जामिनर कभी नहीं कहेगा कि अपना आंसर सेट बिल्डर नोटेशन में दे दे, नहीं। बट एग्जामिनर आपको इस टाइप में जरूर प्रोवाइड करेगा कि आप अपना सेट खुद ही बना लें। अब सेट आप कैसे बनाओगे? तो यहां पर ये जो 2 डॉट्स हैं, इनको रीड करने का मतलब है सच दैट, ठीक है। अंग्रेजी में इन डॉट्स को कहते हैं सच दैट, ठीक है। अब क्वेश्चन ने आपको बताया कि जो आपका वेरिएबल है एक्स, वो कैसा वेरिएबल है? 0 से 15 तक होना चाहिए, ठीक है। और आपने टाइप ऑफ वेरिएबल कौन सा कंसिडर करना है? इंटीजर। अगर वो यहां पर कह देता कि आपने रियल नंबर कंसिडर, अगर आपने इवन नंबर्स कंसिडर करने हैं, तो मैं सिर्फ 0 और 15 के दरमियान में इवन नंबर्स कंसिडर करता। उसने इंटीजर कह दिया, मैं इंटीजर करूंगा। उसने होल नंबर्स कह दिया, मैं होल नंबर करूंगा। अब अगर आपको याद हो तो डे 1 में मैंने पहले दिन पढ़ाते हुए कहा था कि जो आप टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ रहे हो, दे आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि इंटीजर क्या होते हैं तो आप मोस्ट डेफिनेटली यहां पर गलती कर जाओगे, ठीक है। अब इंटीजर नंबर्स कौन से होते हैं? प्लस और माइनस इंटीजर्स होते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि इंटीजर 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। काफी बच्चों के दिमाग में यह है कि इंटीजर प्लस माइनस होता है, 0 इज नॉट एन इंटीजर, क्योंकि वो प्लस और माइनस दोनों नहीं हो सकता। बट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि 0 भी इंटीजर क्यों होता है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, यही आपने पेपर में भी करना है कि आपको सेट दिया, आपने उस सेट के सामने उसका हर पॉसिबल नंबर लिख लेना है। अगर आप नहीं लिखेंगे, मसला कोई नहीं है, गलती के चांसेस बढ़ जाएंगे और कोई इशू नहीं है, ठीक है। और आप ये सेट के जो सामने वाले मेंबर्स हैं, आप ऑर्डर में लिखते हैं, आप नहीं लिखते, आप ब्रैकेट्स लगाते हैं, नहीं लगाते, एग्जामिनर का इससे कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी वर्किंग है और आप क्वेश्चन में कर रहे हो वर्किंग जाके। सिर्फ आंसर स्पेस की वर्किंग काउंट होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये मैंने जो यहां पर सेंटेंस लिखा हुआ है, ये जो मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है अंग्रेजी का, एमबीएस भाई फोन छोड़ दें, ये जो मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है अंग्रेजी का, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसको क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म।
और ये 70% ऑफ द क्वेश्चंस का लास्ट पार्ट होता है, जिसमें एग्जामिनर आपको कहता है कि आप अपना आंसर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बता दें। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, आपका फाइनल आंसर आया AEIOU, ठीक है। एग्जामिनर कह रहा है भाई मुझे AIEOU मुझे नहीं पता कि क्या है, आप मुझे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बता दें कि ये क्या है। तो आप क्या बताएंगे कि ये वाउल्स का सेट बन गया, ठीक है। तो आपने अंग्रेजी का सेंटेंस ही लिखना है वहां पर, और आप जितना बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं उतना ज्यादा बेहतर होएगा, ठीक है। अभी कर रहे हैं, सबर 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 सबर। अभी सिर्फ टाइप्स बता रहा हूं ना, क्वेश्चन डायरेक्ट शुरू कर दो, बाद में टाइप्स तो नहीं बता सकता ना, अभी सिर्फ टाइप्स बता रहा हूं। हाँ, अभी वो बताने लगा। अब वो कह रहे हैं कि एक्स इज एन इवन नंबर। अब यहां पर कौन से इवन नंबर, ये रैंडम इवन नंबर्स की बात नहीं हो रही, सिंस आपने जो पिछला सेट लिखा है वो कौन सा सेट था, यूनिवर्सल सेट, और ये अब आपके रिमेनिंग सेट्स का पेरेंट सेट बन गया, विच मीन जब आप जो भी वैल्यू लिखेंगे वो इधर से लिखेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको इवन नंबर्स नहीं पता, आपकी गलती का पैटर्न यहां से स्टार्ट होगा और टिल द एंड ऑफ द क्वेश्चन चलता ही जाएगा। एमबीएस भाई, इवन नंबर्स कौन से हैं? हाँ, लानत है आपके ऊपर, जीरो इज एन इवन नंबर। तो आपका इवन नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, इसलिए कह रहा हूं कि पहले जाके नंबर्स की वीडियो देख लें। वो मैंने कुछ नहीं बताया, वो जाके नंबर्स की वीडियो दोबारा देख लो। जीरो इज एन इवन नंबर, ठीक है। वो तो वैसे ही प्यार है ना मेरा तुमसे। 0 2 4 6 8 10 12 13, सॉरी 13 14, ठीक है। अच्छा, अब मैं 14 से एक्सीड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा पेरेंट सेट सिर्फ 15 तक है, 16 कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। अब अगर एग्जामिनर मुझे कहे कि आप ये करें कि सिर्फ ए का काउंट बता दें हमें, विच मीन्स एग्जामिनर इज नॉट इंटरेस्टेड के वैल्यूज क्या है, एग्जामिनर इज ओनली इंटरेस्टेड के काउंट कितना है। काउंट कितना बनता है? 1 2 3, कुछ भी हो सकता है, मैंने तो सिर्फ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। तो आपका काउंट देखिए, आप एलिमेंट्स को काउंट कर लें, इसमें 8 एलिमेंट्स बनते हैं, विच मीन अगर वो पूछे आपसे कि आपने काउंट बताना है तो आपका आंसर 8 होगा। ये मैं दोबारा बहस में जा ही नहीं रहा, वो तुम वीडियो देख सकते हो, रिकॉर्डिंग इसलिए की हुई थी लेट ज्वाइन करने वालों के लिए। अच्छा, अगर वो आपसे कहे कि आपने ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट हमने क्या कहा था कि क्या होता है, कि आप ए को माइनस कर दें और उसके अलावा जितने भी नंबर्स बचते हैं आप वो लिख लें, ठीक है। मैं पहली दफा करके दिखा रहा हूं, अगली दफा मैं ये नहीं करूंगा तो क्वेश्चन में खिचड़ी मच जाएगी। तो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं आप ओरिजिनल वाले में से कैंसिल कर दें, विच मींस सारे इवन नंबर कैंसिल कर दें, जो आपके रिमेनिंग है वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। और इस केस में आपके पास रिमेनिंग क्या क्या बचेगा? 1 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 5 बच जाएगा, 7 बच जाएगा, 9 बच जाएगा, 11 बच जाएगा, और 13 बच जाएगा, और 15 बच जाएगा। और अगर मैं अब आपसे पूछूं कि ए कॉम्प्लीमेंट का काउंट बता दें, तो काउंट कितना होगा? 8 ही आई थिंक बनता है। तो 8 आपका काउंट होगा, इसका भी, ठीक है। बाय चांस सेम है, अदरवाइज लाजमी नहीं है सेम हो, ठीक है। अब एमबीएस का क्वेश्चन था कि सर आप जरा डिस्क्रिप्टिव वाला भी बता दें, तो लेट्स से क्वेश्चन कह रहा है कि आप इस सेट को डिस्क्राइब कर दें, ठीक है। इस सेट को आप डिस्क्राइब कर दें। अब आप इसको अंग्रेजी में कैसे डिस्क्राइब करोगे? 1 3 5 7 9, आपके दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए यार ये प्राइम नंबर हो सकते हैं, ठीक है। 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, विच मीन ये प्राइम नंबर तो है नहीं, ऑड नंबर है, ठीक है। अब आप ये कह दोगे कि सेट ऑफ ऑड नंबर्स, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस दुनिया जहान के ऑड नंबर्स तो इंक्लूडेड नहीं है ना। कितने इंक्लूडेड है? फर्स्ट 8। तो आप सिंपल अंग्रेजी में लिखोगे फर्स्ट 8 ऑड
नंबर्स। मतलब होते हैं बट हम उनको स्टडी नहीं करते, ठीक है। तो आपके फर्स्ट 8 ऑड नंबर जो हैं उनका सेट है। तो दिस इज हाउ यू डिस्क्राइब समथिंग, ठीक है। अब वो कोई वैल्यू भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, वो आगे जाके देखेंगे, बट ये आपकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। 5 से 6 नंबर का लाजमी है, कहीं पर भी आ सकता है, बट P1 इज द मोस्ट लाइकली ऑप्शन। और ये फर्क नहीं पड़ता ना, अगर उन्होंने P1 में नहीं दिया, भूल गए, तो P2 में दे देंगे। हाँ, तो मतलब कहीं भी आ सकता है, फर्क नहीं पड़ता, बट P1 इज द मोस्ट लाइकली ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि इसमें वर्किंग रिक्वायर्ड नहीं है, कैलकुलेटर चाहिए नहीं, तो इसलिए वो P1 में दे देते ताकि बच्चे को थोड़ा सा कॉम्पनसेशन मिल जाए, ठीक है। मिनिमम 5 से 6 नंबर, कभी कभार ज्यादा भी हो जाता है अगर शेडिंग का अलग से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अच्छा, बी पार्ट में कह रहा है कि एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 45, ठीक है। अब कौन सा फैक्टर? वही वाले जो आपके फर्स्ट 15 में अवेलेबल है, ठीक है, दुनिया जहान के फैक्टर नहीं लिख देने, ठीक है, सिर्फ वही वाले जो फर्स्ट 15 में है। तो आपके फैक्टर कौन कौन से बनते हैं? 1, 3, 5, 9 एंड 15, ठीक है। इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, 15 से आप बियॉन्ड जा नहीं सकते, तो दिस इज द आंसर। अगर होता तो आप 45 लिखते तो दैट वुड हैव बीन फाइन। अच्छा, इसका मैं आपसे पूछूं कि काउंट कितना बन रहा है, तो काउंट कितना है? 5। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दे, तो आप इन सारे नंबर्स को यूनिवर्सल सेट में से उड़ा दोगे और जो बचेंगे वो लिख दोगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 0 बचेगा, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, ये आपके पास बच जाएगा। और अब आपका काउंट कितना बनेगा? आई थिंक 11 नंबर्स का, ठीक है। अब अगर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन है, सर वो हमें इसको डिस्क्राइब करने का कह दे तो हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? भाई ये डिस्क्राइब हो ही नहीं सकता, जो चीज डिस्क्राइब नहीं हो सकती एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा, ये कोई नंबर्स बन ही नहीं रहे, रैंडम नंबर्स है, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर वो पूछा लिख देंगे नॉट अ फैक्टर ऑफ 45, भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। वो चीज कुछ ना कुछ बन रही होती है जिसका भी वो पूछता। अच्छा, सी को देखें। सी में वो कह रहा है कि आपने सिर्फ प्राइम नंबर्स लिखने हैं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दोबारा थोड़ा सा नॉलेज टेस्ट करते हैं। अयान भाई प्राइम नंबर जरा बता दें। जी जी। सर उस तरह ही आंसर करना हाँ है। हाँ तो आपको किस कानून का बोलता है? हाँ, हमारे चैप्टर में मेरा सबसे अच्छा है। अब बताओ बताओ, शाबाश शाबाश। उसका ये चैप्टर अच्छा है ना, उसके प्राइम नंबर तो नहीं अच्छे। जी जी बोलो अयान भाई, जल्दी बोलो जल्दी। बेटा इतनी देर में ना आपके मैसेज की भी गेम ओवर हो गई थी, ठीक है। जी एमबीएस भाई। सर फर्स्ट एड ऑफ ऑर्डर। ओए, प्राइम नंबर्स बताओ कौन कौन से हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, लाने दे इसके ऊपर भी। सारे डूब के मर जाओ। मानूर, बेटा जरा प्राइम नंबर्स बताइएगा। सर 0 3, 5, 7, 11 and 13. मुझे कत्ल कर दो, ये सारों का प्राइम नंबर 3 से क्यों शुरू हो रहा है? और किसी का 0 से, किसी का 3 से। ओ भाई 2 किधर गया? मानू 2। सर मैंने 2 Yes, बोला 2. I didn't say. 1 प्राइम नंबर नहीं है, मैंने 2 बोला सर 0 2 0 नहीं है, 2। 1 क्यों किया सर? क्योंकि 1 के 2 फैक्टर नहीं है। 5, 7, 11, 2 फैक्टर्स नहीं है। बस बस 15 से बाहर नहीं जा सकते। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे काउंट बता दें, तो काउंट कितना है? 6 का। और अगर मैं आपसे कहूं कि सी कॉम्प्लीमेंट बता दें, तो आप क्या बता हैं? पहले 15 में ना, तो 6 ही लिखें। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ये क्या बनते हैं? आई थिंक 10 बनता है। क्या चीज? कि तुम्हें प्राइम नंबर नहीं पता कौन सा होता है? सी कॉम्प्लीमेंट लिखा है, उसको निकाल के। हाँ, अब डी आपके पास क्या है? मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 कौन कौन से हैं? नहीं ना, किस तरह डिसाइड करोगे क्या?
आपने तो कहा है ऐसे ही आंसर करना है फर्स्ट टाइम कॉम्पोजिट क्या चीज? जो आपने ऊपर किया था, आपने कहा था ऐसे ही आंसर करना है सेट का क्वेश्चन। ये डिस्क्राइबल है जी जी। यार, वो तो तुमने तब करना है ना जब एग्जामिनर पूछेगा। ये तो नहीं है कि चलते फिरते हर क्वेश्चन के आगे लिखते जाओगे ये इसका सेट है, ये इसका सेट है। नहीं ना। आपके अबू शरीफ का क्या नाम है? आपके अबू शरीफ का क्या नाम है? तो हर बंदे को मिलकर पहले ये बता दो मेरे अबू शहजाद है, नहीं ना। जब उन्होंने पूछा ही नहीं आपके अब्बू कौन है, कि बता रहे हो, वो पूछ रहे जी अपना नाम बता। ठीक है, तो अपना नाम बता रहे हो। एक बार डी कॉम्प्लीमेंट 0 1 2 3 4 लाइक शेयर 11 12 13 14। ठीक है। अगर मैं आपसे ये एमबीएस, इसमें से कोई भी चीज ना आपने अपनी मर्जी से नहीं करनी, क्वेश्चन आपसे करवाएगा। ठीक है। अच्छा, ये कुछ चीजें आपको करनी पड़ती हैं, वो कौन कौन सी हैं? अच्छा, ये जो मैंने हर सेट को सामने लिखा है कि उसके ये एलिमेंट्स बनते हैं, मैंने कॉम्प्लीमेंट्स निकाल के लिखे हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट बनते हैं, इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप ये पहले से ही कर लें। ठीक है, बिफोर इवन स्टार्टिंग द क्वेश्चन ना, आप ये सारी चीजें पहले से ही निकाल के रख लें। ठीक है। क्यों निकाल के रख लें? फॉर एग्जाम्पल, अभी तक मेरा आंसर स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तक मैं सिर्फ क्वेश्चन ही पढ़ रहा था। एग्जामिनर मुझे बताएगा ए ये होता है, मैंने सेट ए लिखा, मैंने सेट ए का कॉम्प्लीमेंट भी लिख लिया। ठीक है, वहां पर इतने बड़े बड़े सेट नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, मैंने उसने मुझे बी बताया था, मैंने बी भी लिख लिया, मैंने बी का कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया। अब क्वेश्चन बताने लगा, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन का पहला पार्ट कहेगा आपने ए यूनियन बी निकालना है। इसके ऊपर क्या होता है टेबल? तो टेबल वो ऊपर ही वही तो फिल करके आए यार। नहीं, ये आपने ये दिए ना, ये इसके ऊपर टेबल क्वेश्चन की तरह बात कर रहा हूँ। तुम इसीलिए दोबारा दे रहे हो क्योंकि टेबल लास्ट टाइम कोई नहीं था। याद हो तो मुझे भी दिखाना, सर पास में प्लीज प्लीज मुझे भी दिखाना। अच्छा, अब ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी का क्या मतलब है? यूनियन का हमने मतलब पढ़ा क्या है? कि आप कंबाइन कर दो और रेपिटेशन आपने नहीं करनी। ठीक है, किस किस को कंबाइन करना है? ए और बी को। अब आप ए और बी को कंबाइन तब करोगे जब आपको ए और बी के एलिमेंट्स पता होंगे। तो इसीलिए जो हमने पहले लिखा है वो आपके लिए यूजफुल रहेगा। आपने पहले लिखे होंगे, आपको पहले पता होंगे, आपको बार बार बैक एंड फोर्थ जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर से आपने इंफॉर्मेशन उतारनी है और नीचे लिख देनी है। ठीक है, तो आप देख लें कि ए यूनियन बी में क्या क्या आता है। ए यूनियन बी में आपके पास, कोई प्लीज इसकी पिक्चर ले ले ताकि मुझे आसानी से बता सके, जल्दी से जल्दी से। बस पिक्चर ले ली। ठीक, अब बताओ ए के और बी के कंबाइंड एलिमेंट्स क्या क्या बनते हैं? पहले ए के बता दो सारे। तो दोनों के सेम होना वन थ्री 1 3 सेवन 5 7 11 13 9 11 13 15। तुम्हें शर्म आनी चाहिए जाहिल इंसान, मैंने ए के पूछे तो तुमने ए कॉम्प्लीमेंट के बता दिए। 0 2 4 6 8 10 12 एंड 14। अब बी के बताओ। बी के हाँ, 0 2 4 0 पहले लिख चुके हैं, 2 भी लिख चुके हैं, 4 भी लिख चुके हैं। 6 यार तुम प्लीज बताओ यार मुसा, मुसा बी के बताओ। यार बी के ये एलिमेंट्स थे 1 3 5 9 15। दो तो बोल नहीं 1 सर, एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा। 3 5 9 15। ये वही मिसाल है कि इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा, अगर आपसे वो यहां पर काउंट पूछेगा, ठीक है, तो वो काउंट कुछ यूं पूछेगा। ठीक है, कि ए यूनियन बी पूरे के अराउंड ब्रैकेट लगा के बाहर छोटा सा एन लिख देगा। और प्लीज ये ना बड़ा ध्यान से देखें क्योंकि पेपर में जो आपका पार्ट नंबर है वो भी इटैलिक में लिखा होता है और आपका एन भी इटैलिक में लिखा होता है जो नजर नहीं आता। तो गौर से क्वेश्चन पढ़िएगा।
ठीक है, अब आपने सिर्फ काउंट करने हैं एलिमेंट्स कितने बनते हैं, कितने बन रहे हैं, पूरे 15 बन रहे हैं। ठीक है, वैसे टोटल 16। अस्तगफिरुल्लाह ही है यार यहाँ पर तो। अच्छा 13 हो गया, ठीक है। ठीक है अपने लेवल की वजह तो 13 है, क्या हो गए 13 है भाई। सर आपको गिन के देखते हैं गिन लिए सर, मैंने गिन लिए। 16 है। अच्छा, अगर क्वेश्चन कहे कि आपने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो दैट वुड मीन कि पहले आप ए यूनियन बी जो आपने निकाला है उसको इग्नोर कर दो, जो जो बच गए वो लिख दे। क्या क्या बचता है आपके पास, 11, 13, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 16 था ही नहीं। सर 7 भी तो है। कंबाइन, वेरी गुड आना, 7 भी है। ये ऊपर से जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से बाकी सारे इग्नोर कर दिए और सिर्फ वो लिख दिए जो नहीं थे। ठीक है, 0 भी काउंट होता है। अच्छा, नहीं 13 हैं। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन। ठीक है, अब आप देख लो तो मैंने पहले ऑरेंज में ए लिखा हुआ है, येलो में बी लिखा हुआ है, इन दोनों के दरमियान में कुछ कॉमन नहीं है। तो प्लीज बराए मेहरबानी, कुछ कॉमन का मतलब ये नहीं है कि आप कहें भाई 0, प्लीज ये मत करिएगा। कुछ कॉमन का मतलब नहीं है कि एम्प्टी सेट है तो या तो आपने एम्प्टी ब्रैकेट्स छोड़नी है या फिर आपने फाइ का सिंबल लगाना है। बट अगर आपसे यहां पर वो काउंट पूछ ले तो काउंट आपने फिर 0 लिखना है। ठीक है, अंदर कुछ है ही नहीं तो काउंट क्या करोगे, कुछ भी नहीं, 0। ठीक है, अच्छा, थर्ड पार्ट में वो कह रहे हैं कि आप ए कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट दोनों को क्या करें, कंबाइन कर दे। ठीक है, तो आपने अगर ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट पहले निकाला होगा तभी कंबाइन करोगे। तो इसलिए जो हम पहले कॉम्प्लीमेंट्स निकाल के आए थे वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, एक्चुअल पेपर में इतना बड़ा सेट नहीं आता 15-15 का। ठीक है, एट बेस्ट 7-8 नंबर्स होते हैं उसके अंदर। अच्छा, ये तो का ऊपर लिखे हैं वहां ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये पूरा सेट है, ये वाला पूरा इज ए कॉम्प्लीमेंट, ये वाला पूरा इज सी कॉम्प्लीमेंट। आप इन दोनों को कंबाइन कर दें, इनमें जो जो आपके पास रिपीटिंग है उनको आप एक ही दफा लिखिएगा, रेपिटेशन अलाउड नहीं होती, डुप्लीकेशन अलाउड नहीं होती। ठीक है, यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ये इसलिए मैं नहीं कर रहा, ये आप खुद कर सकते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी का मतलब क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट के सेट के जो जो कॉमन है डी के साथ आप सिर्फ वो लिख दे। तो आपने क्या जो दोनों को कंबाइन करके उनकी काउंट भी लिखने हैं, सिर्फ उनको लिखनी है। अब एग्जामिनर पर डिपेंड करना है, या तो वो ये पूछेगा या फिर वो काउंट पूछेगा ना, दोनों चीजें नहीं पूछ सकता। अच्छा, आपके ए कॉम्प्लीमेंट में क्यू का मतलब कंबाइन होता है। ये सारे नंबर्स हैं, डी के केस में आपके पास ये सारे नंबर्स हैं। तो काइंडली अगर आप रिव्यू करें कि दोनों के दरमियान में कॉमन कौन कौन से बनते हैं, 5 कॉमन है और 15 कॉमन है, 10 कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इस केस में आपका आंसर जो है वो क्या होगा, 5,15। या तो आपसे ये पूछेगा या फिर वो आपसे काउंट पूछेगा। ठीक है, और काउंट की सबसे बड़ी बात ये है कि वो आप तब तक काउंट नहीं कर सकोगे जब तक आप सेट नहीं लिखोगे। इस केस में तो चलो थोड़े से नंबर दे तो आप अनडू कर सकते हो, बट अगर बड़ा सेट आ रहा हो तो इट्स बेटर कि आप पहले एक्चुअल में पूरा सेट लिख लें, उसके बाद आप उसको काउंट कर लें। ठीक है, ऑनलाइन किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। जावेर भाई आए थे, छोड़ के चले गए। जारा कोई क्वेश्चन, महानूर कोई क्वेश्चन, राबिया, हाँ, No राबिया questions. खदीजा कोई क्वेश्चन। अच्छा ओके, No, sir. ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये ना आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट ये आपकी मार्किंग स्कीम जो है ना वो बहुत ऑफ्टन यूज करती है। ठीक है,
तो डी मॉर्गन्स थ्योरम मैं नाम आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दिमाग में बैठ सकता है और आपको याद करने में आसानी हो सकती है, ठीक है। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास ए यूनियन बी है और उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, आप ब्रैकेट खोलना चाहते हैं, तो आप ब्रैकेट खोल दें। ब्रैकेट खोलने के बाद कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और जो दरमियान वाला साइन है वो उल्टा हो जाएगा। दिस इज अ फॉर्मूला टाइप ऑफ अ थिंग जो आपको याद रखनी है, ठीक है। कि फॉर्मूला क्या है कि आपका होल का कॉम्प्लीमेंट आप जब भी एक्सपैंड करोगे कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और दरमियान वाला साइन उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास तो बाय और तो कॉमन हो जाएगा। बिल्कुल, अगर ए इंटरसेक्शन बी था तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस क्या है पहले और बाद में? पहले होल का कॉम्प्लीमेंट था, अब इंडिविजुअल के कॉम्प्लीमेंट है, सही है। अच्छा, ये मैंने कुछ लिखे हैं कि आपके पास थ्री थ्री सेट्स की टाइप्स भी आ सकती हैं, ठीक है। बट उन टाइप्स को डिस्कस करने से पहले आई थिंक इट्स अ हाई टाइम कि हम वो चीज डिस्कस करें जिसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और वो क्या है? सेट्स का बॉड मैथ। जिस तरह आप रेगुलर मैथ में बॉड मैथ यूज करते हो प्रायोरिटी डिफाइन करने के लिए कि सबसे पहले क्या चीज सॉल्व करनी चाहिए, ठीक है, उसी तरह आप यहां पर भी एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हो जिसको आप डिफाइन करते हो, ठीक है। अब प्रायोरिटी लिस्ट में हमारे पास क्या है? वही वाली हमेशा की तरह कि भाई ब्रैकेट्स आपकी सबसे पहले सॉल्व होंगी, ठीक है। उन ब्रैकेट्स के अंदर जो भी है ऑब्वियसली उन पे अलग से बॉड मैथ लगता है, बट ब्रैकेट्स आर द फर्स्ट प्रायोरिटी। बट अगर ब्रैकेट्स नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट्स आर द फर्स्ट प्रायोरिटी। जिस तरह आपके क्वेश्चन में होता था, अगर मैं कहूं 2² + 3, आप 2 और 3 को ऐड नहीं कर सकते जब तक आप स्क्वायर पहले सॉल्व नहीं करोगे। सिमिलरली आप यूनियन या इंटरसेक्शन नहीं निकाल सकते जब तक आप पहले कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालोगे, ठीक है, अगर ब्रैकेट नहीं है तो उस केस में। और सिमिलरली जो आपका यूनियन और इंटरसेक्शन है, इट इज वेरी मच सिमिलर टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता, यूनियन और इंटरसेक्शन में भी कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर उन्होंने ब्रैकेट्स नहीं दी हुई आपको तो आप जिस मर्जी ऑर्डर में करना चाहें आप कर सकते, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस आपके पास जो मैंने पहले वाला केस दिया हुआ है इसके अंदर कोई इंक्लूडेड नहीं है, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको 3 सेट दिए हुए और वो कह रहे हैं कि आप इनका आंसर जनरेट कर दें। तो आप पहले 2 को सॉल्व कर लें, उन दोनों का जो आंसर आएगा आप उसको थर्ड के साथ कॉमन कर लें, ठीक है। या फिर आप पहले दोनों का कॉमन निकाल लें और फिर जो आएगा उसको ए के साथ कंबाइन कर लें। दैट इज कंप्लीटली अप टू यू, ठीक है। बट हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि आप लेफ्ट साइड से चलें, इक्वेशन भी हमेशा लेफ्ट साइड से सॉल्व करें, वो बेहतर रहती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी हमने ऊपर लिखा हुआ था जो हमारे पास आया था, थैंक्स टू द एमबीएस भाई, हम इसको 4 घंटे में सक्सेसफुली लिख सके थे। अच्छा मैंने बताना ही नहीं है। अच्छा, तो ये हमारे पास सेट है ए यूनियन बी का। हमें सी भी चाहिए, तो सी के कोई एलिमेंट्स बता दे मुझे, मुसा सी के एलिमेंट्स बताइएगा क्या थे। अच्छा, अब लास्टली आपने क्या करना है, जो आपके न्यू रिजल्ट्स के दरमियान में कनेक्टिंग पार्ट क्या है, कॉमन। तो आपने दोनों न्यू रिजल्ट्स में जो कॉमन चीजें हैं सिर्फ वो लिखनी है, ठीक है। तो आपके न्यू में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, और क्या कॉमन, 5 भी कॉमन है, 7 कॉमन नहीं है, 11 भी कॉमन नहीं है, और 13 भी कॉमन नहीं है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा 2, 3 और 5, ठीक है। तो जब भी आपके पास 3 सेट्स आए तो आपने हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करना है, आप राइट से करना चाहो मसला कोई भी नहीं है, आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर भी एग्जामिनर आपको इंट्रोड्यूस करवा सकता है कि भाई मुझे सेट नहीं चाहिए, मुझे काउंट बताएं, तो उसमें आपका आंसर 3 होगा, सही है। अच्छा, अब यहां पर देखो
अगले वाले केस में यहां पर आपके पास वो क्या लेके आ गए, ब्रैकेट्स लेकर आ गए, विच मीन्स आप सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, ठीक है, विच मीन्स आप सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालने के बाद आप क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालने का जो आंसर आएगा आप उसकी इंटरसेक्शन निकालेंगे सी के साथ, ठीक है। लग सकता है लेकिन खोलने की ब्रैकेट ज्यादा आसान है ना। डिमॉर्गन थ्योरम का यहां पर यूज केस नहीं आता, वो शेडिंग में यूज केस आता है, ठीक है। तो आप क्या करें, हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी ऊपर निकाला हुआ था, तो हम उसको भी दोबारा लेके आ जाते हैं। ये पहले ऑनलाइन आता था, अब आ गया फिजिकली। अभी ऑनलाइन में खतीजा है, फातिमा है, मानूर हैं, बस जावियर था चला गया। वो गाड़ी में पड़े हैं भैया, आप तो आए नहीं और उसके बाद मेरे ख्याल छुट्टियां हो गई, तो वो मार्क्स अब किस तरह बताने थे, आप आए कितने दिन आए, सब बता दिया, 10,000 का मार्क किस दिन कब पूछे, मैंने पिछले वीक में पूछे एक दफा, मैंने ग्रुप में पूछे, मैंने चेक की ईद पे किया, मैंने चेक की ईद पे किया। फिर वो बता दिएगा फिर भी। खतीजा, महानूर और फातिमा, सर मेरे क्या है सर, मेरे 2 टेस्ट याद है। अब भाई पहले क्वेश्चन तो कर लो, ईदी क्लास खत्म हो जाए क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है, उसके बाद ईदी देता तो टू। फिर मैं चला तो फिर कोई टिक करा मार्क्स। आपने दोस्तारी भी करवाई थी। वो तो मैंने कहा था तुम लोगों ने मुझे क्लास दी है। अच्छा, इन दोनों के दरमियान में दोबारा क्या ऑपरेशन है, कॉमन का, तो इनके दरमियान में कॉमन क्या बनता है, 2 भी कॉमन नहीं है, 3 भी नहीं है, सिंपल आई थिंक सारा कुछ ही कॉमन है, 7, 11 और 13 ये तीनों ही कॉमन है, ठीक है। तो अगेन दोबारा ऐसे परेशान नहीं हो जाना कि भाई वो तो नीचे वाला सेट ही बन गया, भाई बन गया तो बन गया, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। अब आगे देखें, अब इस केस में ना ब्रैकेट कोई नहीं है, तो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट से ब्रैकेट फौरन से पहले उड़ जानी चाहिए, तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट। अब ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें, उसके बाद बी के साथ इंटरसेक्शन निकालें, उसके बाद डी के साथ यूनियन निकालें, ठीक है। तो उसके बाद आपने रेगुलर ऑर्डर में ही सॉल्व करना है। तो ए इंटरसेक्शन हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हुए थे। सर अच्छा ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं कितने मार्क्स है? 6 से 7। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है पूरा? 3 का नंबर है। अच्छा भाई ये उसकी कहना है, मेरे ख्याल है वो ऊपर से मैं गलत आंसर उतार लाया, ए इंटरसेक्शन कहीं बी निकाला है। भाई फिर ये आप खुद ही करोगे, बहुत अगेन इसमें अननेसेसरी अमाउंट ऑफ टाइम वेस्ट हो जाएगा, बट पहले कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, फिर उसको इंटरसेक्शन करना है बी के साथ, और फिर जो भी डी का सेट है उसके साथ उसका यूनियन करके टोटल फाइनल एलिमेंट जो है ना वो लिख लीजिएगा, फायदा नहीं है अभी हमें ये करने का। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं वेन डायग्राम्स पे, ठीक है। ये भी एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है इन्हीं क्वेश्चंस का। कभी कभार क्या होता है कि ये जो भी आपने पार्ट्स सॉल्व करके आंसर लिखे हैं, इनसे पहले एग्जामिनर एक वेन डायग्राम इंट्रोड्यूस करवा देता, ठीक है। एग्जैक्टली कहां पर, ये जो पार्ट्स थे आपके, इन पार्ट से पहले एग्जामिनर यहां पर एक वेन डायग्राम इंट्रोड्यूस करवा देगा, ठीक है। इस वेन डायग्राम में आपने वैल्यूज फिल करनी है और उसके बाद आपने नीचे वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब नीचे वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप वेन डायग्राम यूज करना चाहते हो, आप वेन डायग्राम यूज करो, आप एक्चुअल सेट यूज करना चाहते हो, आप एक्चुअल सेट यूज करो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू, उसका एग्जामिनर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। शेडिंग के बाद वेन डायग्राम ज्यादा आसान है, ठीक है। अब वेन डायग्राम को फिल करना इज अ मिनिमम 2 to 3 मार्क क्वेश्चन, विच मीन्स आपका ओवरऑल क्वेश्चन 4 से 5 मार्क से बढ़कर 7 से 8 मार्क का हो गया, हमेशा कंफर्म है, ठीक है। अच्छा, अब वेन डायग्राम्स क्या होते हैं, वेन डायग्राम्स में एक डब्बा बना होता है, ठीक है, वो डब्बा आपको यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और उस डब्बे के अंदर सर्कल्स बने होते हैं
and the number of circles are equals to the number of sets you have. अगर आपके पास 2 सेट है तो 2 सर्कल होंगे, आपके पास 1 सेट है तो 1 सर्कल होगा, आपके पास 3 सेट है तो 3 सर्कल होंगे। बट आपके सिलेबस में 2 हैं या 3 है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो हम ऊपर वाले ए और बी को यूज कर लेते हैं या फिर ए और सी को यूज कर लेते हैं, आप अपनी मर्जी से जो भी करना चाहें कर सकते हैं। मैं ए को यूज कर लेता हूं और डी को यूज कर लेते हैं। कॉमन किसके दरमियान में थे? आई थिंक, हाँ आई थिंक ए और सी को यूज कर लेते हैं, दैट वुड बी मच मोर। ठीक है ठीक है, ए और सी को यूज कर लेते हैं। आपके पास ए के क्या वैल्यूज थी? इवन नंबर्स थे, तो 0 2 4 6 8 10 12 14। मूसा सी बताओ क्या था? 2 3 5 7 11 एंड 13 प्राइम नंबर्स थे, ठीक है। अच्छा, अब जब अपनी वेन डायग्राम फिल करोगे तो ये डब्बा जो है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट, विच मींस आपके पेरेंट सेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आपकी डायग्राम पर होने चाहिए, ठीक है। लाजमी नहीं है सर्कल्स के अंदर होने चाहिए, कहीं पर भी हो सकते हैं, बट होने चाहिए। अब कैसे वो देख लें? हम नया क्वेश्चन बना देना, सिर्फ ए और सी ही कंसिडर करते हैं। तो इसमें एक, दो, एक सर्कल बनेगा ए का और एक सर्कल बनेगा सी का, ठीक है। आपके वेन डायग्राम में ये वाला जो रीजन है, ये कौन सा रीजन है? ओवरलैपिंग रीजन है, ठीक है। बट मैथ में उसे हम कहेंगे कि वो कॉमन रीजन है। कॉमन रीजन को मैथ में क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन है। तो वो इंटरसेक्शन है। तो आप देखो इन दोनों के दरमियान में कॉमन क्या क्या है? 2 कॉमन है, विच मींस वो भी यहां पर आएगा। उसके बाद कुछ और कॉमन नहीं है, तो यहां पर आपके पास 2 आ गया। अब सेट की हमने क्या चीज डिस्कस की थी कि उसके अंदर सिर्फ यूनिक नंबर कंसिडर होते हैं। तो ये जो आपने 2 लिखा हुआ है ना, ये दोनों साइडों पे कंसिडर होगा, ए पर भी और सी पर भी। तो अब ए के जो बाकी बच गए नंबर आप वो यहां पर लिख दें, विच इज 0 4 6 8 10 12 एंड 14। 2 अब आप दोबारा नहीं लिख सकते क्योंकि 2 एक दफा आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। जब आप सी लिखेंगे तो सी के केस में आप 2 दोबारा नहीं लिख सकते क्योंकि आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो 3 5 11 और 13, ठीक है। अब काफी बच्चे यहां पर वेन डायग्राम को छोड़ देते हैं कि भाई हमने वेन डायग्राम सॉल्व कर ली, बड़ा एहसान कर लिया। बट ये पूरा आंसर नहीं है, क्योंकि मैंने कहा है कि पेरेंट सेट के सारे नंबर्स आपकी वेन डायग्राम में होने चाहिए। तो और क्या क्या था आपके पास? 1 1 कहीं पर नहीं आया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 कहीं नहीं आया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 कहीं नहीं आया, ठीक है। तो ये वाले नंबर जो हैं ये आपके वो हो गए। अब ये वैसे ही बात कर रहा हूं, कल के लिए, आज की बात नहीं है ये नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? ये ना तो ए का पार्ट है और ना ही बी का पार्ट है, विच मींस ये ए और बी सर ये दोनों को निकाल दिया है। ए को भी निकाल दिया, बी सॉरी सी को भी निकाल दिया। सर ये कंबाइन के अंदर से वो जो रह जाते हैं नंबर्स वो हैं जो हमने पहले लिखे थे इस तरह। तो ये अगर आपने इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना हो तो आप कहेंगे कि भाई ए और सी को पकड़ो इकट्ठे और इसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो अभी तक आपने जो पढ़ा है वो माशाल्लाह आसान है।